चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उसका क्या नाम है? सूरजपोल। और ये बताइए मेरे को, ठाकुर बाग सिंह की छतरी कौन से दरवाजे पर बनी हुई है? हनुमान पोल थोड़ी है, पार्डन पोल के यहाँ पर। कहाँ पर है? प्रथम जो पोल है पार्डन पोल, उसके यहाँ पर। ये सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है? आधुनिक निर्माता कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चित्तौड़गढ़ आधुनिक निर्माता, इसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी कहा जाता है और मेवाड़ का भी आधुनिक निर्माता कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि इसने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण इसने स्वयं अकेले करवाए थे। किसने? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, आज पढ़ते हैं अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, जो सबसे पहली बात करते हैं और वो आते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख शाखे। क्या है? प्रमुख शाखे। देखो भाई, शाखा किसको कहते हैं? पहली बात तो ये पता होना चाहिए, शाखा क्या है? बलिदान देना। नहीं, बलिदान देना ही शाखा नहीं है भाई। शाखा के दो भाग होते हैं, एक तो होता है केसरिया, एक होता है जौहर। जौहर फिर से वापस दो प्रकार के हैं, एक तो जल जौहर भी हो सकता है, एक अग्नि भी हो सकता है। ठीक है ना? होता कैसे था शाखा? जब अगर मान लो राजपूत शासक जब यूं देख लेता है कि बस अब अपने को जीतना मुश्किल लग रहा है या फिर अपनी मतलब हार होना निश्चित है, तो वो स्वयं ही मतलब दुश्मन के हाथ नहीं लगता था, स्वयं अपनी मतलब जान दे देता था। और ये सुनकर जो पीछे जो रानियां होती थी, वो रानियां मतलब अपने सर्वस्व को निछावर नहीं, मतलब अपने जो इज्जत है उस इज्जत को रखने के लिए कि भाई अगर मान लो, जैसे अगर मान लो राजा मारा गया, तो अब जो दूसरे जो शासक हैं वो क्या करेंगे? अपने साथ में खिलवाड़ करेंगे। तो ऐसे में मतलब अपनी मान मर्यादाओं को रखते हुए वो क्या करती थी? मतलब अपने आप को खत्म कर लेती थी। वही क्या कहलाता था? जौहर कहलाता था। ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहला जो शाखा है वो शाखा प्रथम शाखा, मेवाड़ का प्रथम शाखा नंबर 1। ठीक है ना? प्रथम शाखा जो है वो कब होता है? प्रथम शाखा होता है 1303 के समथिंग। कब होता है? 1303 में होता है प्रथम शाखा। और इस प्रथम शाखे के अंतर्गत आपसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उस समय मतलब शासक कौन था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का? तो उस समय शासक था रतन सिंह। कौन थे? रतन सिंह। रतन सिंह यहाँ के क्या थे? शासक थे। अगर बात की जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो प्रथम शाखा हुआ था, उस समय यहाँ की जो रानी थी, वो रानी कौन थी? पद्मावती। पद्मावती। और आक्रमण किसने किया था इस समय? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। पिक्चर देखिए, पिक्चर की बातें गलत हैं। पिक्चर की सरासर बातें सारी की सारी गलत है। ठीक है? यहाँ पर जो इनके साथ में शहीद हुए थे, वो शहीद कौन हुए थे? गोरा और बादल। गोरा व बादल। ये गोरा और बादल दोनों क्या थे? चाचा भतीजा थे। चाचा भतीजा। ठीक है ना? चाचा भतीजा थे दोनों। बात क्या हुई थी यहाँ पर ये शाखा होने की? ये जो आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, उसको देखो पहले। क्या हुआ था कि राजा रतन सिंह और पद्मिनी के काल में मतलब यहाँ पर एक पंडित रहता था। ठीक है ना? उस पंडित ने मतलब जो इनके कक्ष में इन दोनों जनों को देख लिया था, ऐसा मतलब बहुत गलत बताया गया पिक्चर में। ठीक है ना? लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसे अपने घर में आपने देखा होगा, दो भाई होते हैं, गांव में भी देखा होगा, है ना? मतलब गांव में अलग अलग पार्टियां पड़ जाती हैं, एक भाई इस साइड रहता है, एक भाई इस साइड रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो भी चाहता था कि मैं भी कहीं ना कहीं कोई न कोई अच्छा पद लूँ। ठीक है ना? तो अच्छे पद के चक्कर में ये अलाउद्दीन खिलजी के चक्कर वहाँ पर गया था दिल्ली, और दिल्ली जाकर इसने बखान किया था कि किला देख लो अगर आप चित्तौड़गढ़ का, तो ऐसा कि मतलब कोई और दूसरा किला ही नहीं ऐसा। और अगर रानी देख लो पद्मावती, तो रानी पद्मावती मतलब उस समय की मतलब यूँ देख लो कि मिस इंडिया थी।
ठीक है ना। अरे जल परी कहीं फिट ही नहीं हो गए, ठीक है ना। मान मर्यादा और मतलब स्वाभिमान सुंदरता, ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी जब पानी पीती थी तो हलक में दिखता था, हलक का मतलब गले में दिखता था, मतलब कंपैरिजन किया गया है, ऐसा कोई पारदर्शी गला तो था नहीं, है ना, लेकिन कंपैरिजन किया गया है केवल उससे, ठीक है ना। तो उस कंपैरिजन को सुन के अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि यार एक बार चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आता है और किले के पीछे की साइड, क्योंकि आगे वाला रास्ता उस समय नहीं था, 1433 से 68 के बीच में बना था आगे वाला रास्ता, तो उस समय पीछे की साइड में बैठा रहा। 8 महीने तक पीछे बैठा रहा कि कब ये किले से बाहर निकले और मैं आक्रमण करूं, लेकिन 8 महीने तक किले के अंदर रहे लोग भाग। जब धीरे धीरे अंत में किले के अंदर राशन खत्म होने लगा, तो फिर बाद में भूख के कारण जो मूलभूत सुविधा है, उन सुविधाओं के कारण बाहर निकलने लगे। तो फिर यहाँ पर सैनिक कितने थे, देखो उधर तो सैनिक हैं 80,000, कितने हैं 80,000, और इधर अंदर कितने हैं 800, हाँ 80,000 से 800 लड़ा दिए गए। और कहते हैं कि युद्ध जीत लिया इसने, युद्ध तो जीत लिया था ना, मतलब मेवाड़ी सरदार थे उन्होंने, मतलब युद्ध तो पहले ही जीत लिया था भाई। आगे सामने 80,000 लोग हैं और आप 800 हो, फिर भी मतलब इनको धूल चटाई थी, फिर भी इनसे युद्ध किया था, इनके सैनिकों को मारा था। उसकी औकात नहीं थी कि वो 8 महीने में एक बार भी अपने हिसाब से आ जाए, उसको डर था, इतना डरते थे किससे, गोरा और बादल से। इतने अच्छे वीर थे कि इनके लिए कहा जाता है कि ये जब लड़ते थे तो मतलब आगे सेना को किसी को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना। और ये दोनों कौन थे, चाचा और भतीजा, ये पद्मिनी के यहाँ के थे, एक तो पद्मिनी का भाई था, एक पद्मिनी का भतीजा था। और पद्मिनी जो है सिंहलदीप की क्या थी, राजकुमारी थी। अब बात करते हैं कि इस प्रथम शाक्य में और क्या हुआ था। प्रथम शाक्य में जौहर किसने किया, जौहर हुआ था अग्नि जौहर, और किसके नेतृत्व में, पद्मिनी या पद्मावती, ठीक है ना, पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। तो इस प्रकार की घटना घटित हुई थी, इसको छाप लो, फिर आगे की देखते हैं। एक चीज और भी लिख सकते हैं इसके साथ में कि भाई जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ का जो किला जो जीत लिया था, अधिकार कर लिया था, तो उस समय उसके बाद इसका नाम क्या रखा, खिजराबाद। खिजराबाद क्यों रखा, क्योंकि इसके पुत्र का नाम था खिज्र खां, और पुत्र के नाम के ऊपर इसने नाम रखा था अपने किले का खिजराबाद, पुत्र के नाम पर किले का नाम रखा। किले का क्या नाम रखा, खिजराबाद। खिजराबाद नाम रखा, ध्यान में रह जाएगा, ठीक, छापो इसको। हाँ भाई, उतार लिया। इसके बाद में आता है चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा, या फिर इसको कहते हैं मेवाड़ का दूसरा शाखा। जो दूसरा शाखा जो था, दूसरा शाखा, इस दूसरे शाखे में देखते हैं अपन, डेट देखें तो 1500
34 और 35 मिलता है अपने को, ठीक है ना। कहीं कहीं पर 33 और 34 भी मिलता है, ठीक है ना। लेकिन 35 में अंतिम रूप से 35 में यहां पर अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। एक व्यक्ति था बहादुर शाह, जिसका आक्रमण हुआ था। यहाँ पर आक्रमण होने का कारण क्या था, एक बार 33-34 में ये जो आया था यहाँ पर बहादुर शाह आक्रमण करने के लिए, तो उस समय मतलब महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह, है ना, वो छोटे थे। उनके बड़े पापा थे, वो थे विक्रमादित्य, वो भी छोटे थे। और इनकी जो उदय सिंह विक्रमादित्य की जो माँ थी हाड़ी रानी, या फिर इसको कहते हैं कर्मावती, कर्मावती है जो मतलब इन दोनों को क्या करती हैं, मतलब ननिहाल भेज देती हैं, ठीक है ना। ननिहाल भेजती हैं। उससे पहले एक घटना होती है यहाँ पर, उससे पहले एक घटना यह होती है कि उदय सिंह को मारने के लिए दासी पुत्र जो बनवीर हैं, वो बनवीर मतलब इसको मारना चाहता है। लेकिन जो माँ पन्नाधाय जो थी, उस माँ पन्नाधाय ने उदय सिंह की जगह पर कौन सा लड़का रख दिया, खुद का लड़का रख दिया था चंदन, और चंदन की यहाँ पर हत्या कर देता है बनवीर। बनवीर देखता है कि मैंने यहाँ के राजा के शासक को क्या कर दिया, मार दिया है। और फिर बाद में 1534 से 40 तक का जो शासन कर लेता है किले के ऊपर, वो बनवीर करता है ना। उस समय बहादुर शाह एक बार 33 में आता है आक्रमण करने के लिए, तो कर्मावती कहती है कि अब इससे लड़ेंगे तो मतलब क्या है, नुकसान अपना है ज्यादा। तो बहादुर शाह को रणथंभौर का दुर्ग दे दिया जाता है और वापस भेज दिया जाता है समझा बुझा के। लेकिन दूसरी बार वापस से जो ये वापस आया आक्रमण करने, क्यों, क्योंकि इसको मतलब थोड़ी सी वो ललक लग गई थी कि इस बार रणथंभौर दिया, इस बार क्या पता किला दे दे चित्तौड़ का और बोल दे कि हम उदयपुर जाके रहने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर बाद में यहाँ पर जो और भी थे सैनिक थे, उन्होंने कहा था कि बार बार अगर इसको हड्डी डालेंगे तो ये बार बार आएगा, है ना। इसको एक ही बार में या तो फिर या तो आर या पार, या तो मर जाएंगे या मार देंगे, ठीक है ना। तो अब नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, तो नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर ठाकुर बाग सिंह आते हैं, ठीक है ना। देवलिया के ठाकुर थे, प्रतापगढ़ के, है ना, जो अपने मेवाड़ में आता था। और यहाँ के जो ठाकुर थे बाग सिंह के नेतृत्व में मतलब सेना की लड़ाई लड़ी थी। और इस शाखे में बाग सिंह देवलिया जो हैं वो यहाँ पर शहीद हो जाते हैं, और शहीद होने के कारण अपने पाटन पोल की जो प्रथम जो द्वार है, उस द्वार पर बाग सिंह देवलिया का क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है, छतरी बनी हुई है, अपन जाके आज भी देखते हैं तो, है ना। तो इसमें घटना घटित हुई थी। और रानी कौन थी, देखो एक रानी थी जिसका नाम था कर्मावती, उदय सिंह की माँ, ठीक है ना। विक्रमादित्य की जो माँ थी वो माँ थी जवाहर बाई, ठीक है ना। तो जवाहर बाई और कर्मावती के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर हुआ था। लेकिन एक घटना बीच में घटित होती है कि कर्मावती ने, हाड़ी रानी ने मतलब हुमायूं को राखी भेजी थी सहायता के लिए। तो सहायता स्वरूप मतलब वो आया तो था नहीं, और उसने मना भी किया नहीं था। मतलब उसने देखा सांप भी ना मरे लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसी कहावत वहाँ पर लागू हो गई थी। वो उसने कहा था कि मैं दूर हूँ, कहीं बाहर आया हुआ हूँ, मैं जरूर आऊँगा, और लेटर लिख के भेजा था, और शाखा होने के बाद आया, है ना। तो ऐसी ऐसी घटना हुई थी 1534-35 में। यहाँ पर जो शासन था वो कौन था, शासक उदय सिंह व विक्रमादित्य। ये दोनों छोटे थे, ठीक है ना। रानी कौन थी, कर्मावती, या फिर इसी को कहते हैं हाड़ी रानी, है ना। इनकी क्या थी, माँ थी भैया, ये दोनों की क्या थी, माँ थी। छोटी मम्मी थी विक्रमादित्य की, लेकिन लालन पालन इनका यही कर रही थी, ठीक है। इस कर्मावती ने क्या किया था, हुमायूं को राखी भेजी थी, हुमायूं को राखी भेजी थी, ठीक है। हुमायूं क्या भेजती है, ये राखी भेजती है। लेकिन हुमायूं यहां पर नहीं आता है। इसी बीच में मतलब क्या होता है, बनवीर ने उदय सिंह की जगह पन्नाधाय के पुत्र चंदन की हत्या की, ठीक है। यहां पर जो शहीद हुआ था
वीरगति को, या फिर केसरिया, वो किसने किया था? ठाकुर बाघ सिंह। बाघ सिंह द्वारा। इस प्रकार से दूसरा शाखा है वो संपन्न होता है। कहाँ का? मेवाड़ का द्वितीय शाखा। ठीक है ना। पूछी जाती चीजें यहाँ से। शासक कौन था? आक्रमण किसका हुआ था? आक्रमण नहीं लिखा क्या अपन ने? आक्रमण बहादुर शाह का। आक्रमण होता है बहादुर शाह का। बहादुर शाह का आक्रमण होता है। उतार लिया भाई? आगे चलें। चित्तौड़ दुर्ग का नहीं उतारा? छाप लो जल्दी से। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो तीसरा शाखा आएगा, उस तीसरे शाखे में अपन देखेंगे कि 1567-68 का समय है और अकबर है जो यहाँ पर क्या करता है? आक्रमण करता है। अकबर जब आक्रमण करता है उस समय महाराणा प्रताप है जो क्या होते हैं? छोटी अवस्था में होते हैं, है ना। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ था, है ना। अब 1540 और 1567-68, ठीक है ना। उस समय छोटी आयु गई थे, ज़्यादा इतने बड़े भारी भरकम शासक नहीं बने थे महाराणा प्रताप, ठीक है ना। तो उस समय उदय सिंह जो हैं, ये किला जो है, किला किसको सौंप के जाते हैं? जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया। जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया दोनों कौन थे? दोनों उदय सिंह के क्या थे? सैनिक थे, ठीक है ना। और दोनों ही बहुत अच्छे वीर पुरुष थे। यहाँ पर इस शाखे में कल्लाजी राठौड़ जो हैं वो दूल्हे के वेश में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ को अपन ने अलग से लोक देवता में भी पढ़ा है। उनकी यहाँ पर छतरी बनी हुई है। जयमल मेड़तिया की भी यहाँ पर छतरी बनी हुई है। हाँ, कुंभा की मृत्यु हो गई थी। कुंभा, हाँ, अलग आया था। इतिहास में अगर क्रम से देखें बीच में 2-3 राजा और छूटते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर राजा को क्रम पढ़े तो वो अलग बात हो जाएगी। अपन केवल किले का क्या पढ़ रहे हैं? शाखा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्रम वाइज अगर देखेंगे तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि उनके साथ में बड़ी अलग अलग घटना हुई थी। कुंभा जो है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि कुंभा को मतलब अंतिम समय है जो कुंभलगढ़ में निकला था उनका, महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा को क्या हुआ था कि अंतिम समय में मतलब रोग हो गया था, उन्माद नामक रोग। ये वो उदय सिंह नहीं है जो आप सोच रहे हो कि कुंभा की हत्या की है, ठीक है ना। ये उदय सिंह अलग है। वो उदय सिंह अलग थे जिनको मतलब मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। क्यों पितृहंता क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने महाराणा कुंभा को धक्का दे दिया था कुंभलगढ़ की दीवार से, ठीक है ना। और कुंभलगढ़ की दीवार से धक्का देने के कारण महाराणा कुंभा की मृत्यु हो जाती है। वो उदय सिंह अलग थे। फिर बाद में जो ठाकुर जो थे, सामंत, वो मेवाड़ी सरदार सारे इकट्ठे हुए और उदा को मतलब है जो इकट्ठे होकर उदा की हत्या कर दी थी, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि उदा मतलब है जो बरसात के टाइम में यहाँ पर बिजली गिर गई थी, बिजली गिरने से मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। इतिहास में ऐसी किंवदंतियाँ मिलती है अपने को, है ना। तो वो उदा अलग था, ये उदय सिंह अलग है। ये तो महाराणा प्रताप के पिताजी थे। ये ऐसा इन्होंने ऐसा नहीं किया था। और कुंभा है जो कुंभा के लिए कहा जाता है कि कुंभा को लस्ट में क्या हुआ था? उन्माद नामक रोग हो गया था, ठीक है ना। दिमाग की स्थिति थोड़ी सी क्या हो गई थी? खराब हो गई थी कुंभा की। तो कुंभा को मतलब वहां पर बांध के रखा गया था, बेड़ियों से बांध के रखा गया था अंतिम समय में, है ना। ऐसा इतिहास में मिलता है। मेरे को लगता नहीं है कि महाराणा कुंभा को कहीं बांध के रखने की आवश्यकता पड़ी होगी, है ना। क्योंकि कुंभा एक ऐसा शासक था जिसने चित्तौड़ दुर्ग में अगर इतने अच्छे कार्य करवाए हुए हैं तो सोचो मेवाड़ के लिए उसने क्या करवाए होंगे, है ना।
और ऐसी जरूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ी होगी, क्योंकि एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया होगा उस समय, मतलब एक गद्दी छीनने के लिए या फिर शासन करने के लिए, उस हिसाब से मतलब कुंभा को बंदी बना लिया गया होगा। बाकी ऐसी आवश्यकता मेरे हिसाब से कभी नहीं पड़ी होगी कुंभा को बांधा जाए, है ना। है कौन सा 7? हाँ 7 गेट, हाँ महाराणा कुंभा ने बनवाया, तो अपन ने पढ़े था ना महाराणा कुंभा। ये अभी बनवाए हैं 1433 से 68 के बीच में बनवाए हैं। पहले उस गेट से आते थे, पीछे वाला जो गेट है ना सूरजपोल, अभी अपन किले पे जाते हैं उस साइड में जो एक गेट है कि नहीं, उस गेट से आते थे, उधर ही था इसका दरवाजा, इधर कुछ भी नहीं था। ये तो बाद में कुंभा ने मतलब इसका वापस निर्माण करवाया, तो ये 7 गेट बनवाए थे इस साइड में। अगला जो तीसरा शाखा होता है, तीसरा शाखा कौन सा, उस साइड वाला? हाँ चालू है ना, क्यों नहीं, हाँ चालू है, लेकिन उधर पक्की रोडे वोडे ऐसी नहीं बना रखी, जैसा है वैसा ही है, उसको मतलब और कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करवाया गया है। ये बात थी भाई 1567-68 की, ठीक है ना। तो ये जो 15 इधर देखो, तीसरा जो शाखा है 1567-68 में हुआ था। उस समय यहाँ के जो शासक थे, उन शासक का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह, और इनके जो सैनिक थे ना, सैनिक थे पत्ता सिसोदिया, जयमल, ठीक है ना। ये दोनों जो हैं, इन दोनों ने यहां पर क्या किया था, केसरिया, केसरिया भी कहा जाता है, और वीर गति को प्राप्त हुए थे दोनों। हाँ, इनके साथ में जो रानी थी वो पत्ता सिसोदिया की पत्नी थी, जिसका नाम था फूलकंवर। फूलकंवर के नेतृत्व में जौहर, ठीक है। एक इनके साथ में थे कल्लाजी राठौड़। कौन थे भाई? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ दूल्हे के वेश में लड़ते हुए, दूल्हे के वेश में शहीद। कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ वाले लोक देवता अकबर ने कहा था, क्योंकि जयमल मेड़तिया को पैर में गोली मार दी थी किसने? अकबर ने, है ना। संग्राम नामक बंदूक से अपन ने कल्लाजी राठौड़ में पढ़ा है पिछली क्लासों में, है ना। तो ऐसी ऐसी घटना हुई थी, और ये बंदूक से गोली मारी थी वो आप लोगों ने देखा होगा। किले से अपन कोटा की तरफ जाते हैं तो आपने देखा होगा मानपुरा आता है, गोपाल नगर मानपुरा, तो उसके बीच में एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ है उस साइड में किले पर, जिसको कहते हैं लाखोटा की बारी। क्या कहते हैं? लाखोटा की बारी। उस लाखोटा की बारी के यहाँ पर अकबर ने मतलब जो इसको क्या मारी थी? गोली मारी थी, पत्ता सिसोदिया को, ठीक है ना। इस प्रकार से शाखा हुआ था, तीसरा शाखा। इसको भी नोट कर लो भैया आप लोग। और इस अकबर के साथ में यहाँ का जो आक्रमण किया था, आक्रमण लिखो पहले तो, इसके साथ में आक्रमण लिखो। आक्रमण किसने किया था? तो आक्रमण अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर में। इस अकबर के साथ में एक पागल था जिसका नाम था भगवंत दास, ठीक है ना। अरे सही में पागल था, पत्थर फेंकता था ऐसे, बाटा फेंक तो हो अरे, ठीक है ना। ये भगवंत दास हिंदू शासक होते हुए भी इसने क्या किया था? मेवाड़ में कत्लेआम का आदेश करवाया था। किसका आदेश करवाया था? कत्लेआम का आदेश, कत्लेआम का आदेश। और ये जो सारी की सारी जो जानकारी है, वो जानकारी किस में मिलती है? ये अकबरनामा में मिलती है। अकबरनामा में इस युद्ध का वर्णन मिलता है।
ये अकबरनामा किसने लिखी थी भाई? अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल द्वारा, अबुल फजल द्वारा लिखित है अकबरनामा। और अकबरनामा जो है उसमें कहा जाता है कि इस प्रकार की घटना हुई थी, है ना। अबुल फजल सर इंडिया का है ना, मतलब पूरे भारत। अरे इन पागलों के साथ ही आया था, ठीक है ना। ये लड़ते थे न, वो किताब में लिखता था, डायरी में नोट करता था, वेंडे वेंडे थे ऐसे। राजस्थान का अबुल फजल। छाप लिया। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो अगली कड़ी में देखते हैं अपन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से जल स्रोत हैं। जल स्रोत का मतलब समझते हो? हाँ सर। कौन कौन से पानी के जल स्रोत हैं। जैसे एक जल स्रोत है जो सबसे प्रिय, तो अपन ने वही देखा हुआ है, गौमुख कुंड, वही याद है सर। वो वही याद है ना। बाकी दूसरे याद कम है। एक रत्नेश्वर तालाब है, एक कुकड़ेश्वर कुंड है, ठीक है ना, एक चित्रांगद मौर्य तालाब है, रानी पद्मिनी का तालाब है ना। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, उनको भी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुकड़ेश्वर तालाब, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जल स्रोत। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जल स्रोत। सबसे पहली बात करें कुकड़ेश्वर कुंड। कुकड़ेश्वर कुंड ऐसा माना जाता है, किंवदंतियां हैं इसके लिए कि यह महाभारत कालीन है। ये जो कुंड है ये क्या है? महाभारत कालीन है। यह कुंड महाभारत कालीन है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर है, महाभारत कालीन। एक दूसरा और कुंड मिलता है जिसका नाम है भीमलत कुंड। ऐसा कहा जाता है महाभारत में भीम के द्वारा बनाया गया। भीम द्वारा बनवाया गया है। एक और तालाब है जिस तालाब का नाम है रत्नेश्वर तालाब। रत्नेश्वर तालाब है, रतन सिंह ने बनवाया। किसके द्वारा? रतन सिंह द्वारा। एक तालाब और मिलता है जिसका नाम है चित्रांगद मौर्य तालाब। मौर्य तालाब। एक तालाब और है जिस तालाब का नाम है पद्मावती तालाब। पद्मावती तालाब तो सबने देखा होगा, रानी पद्मिनी के महल के इस साइड में बना हुआ है ना, पद्मावती तालाब। और दूसरा एक है गोकुंड। गोकुंड कहां पर है? समिदेश्वर मंदिर के पास। समिदेश्वर मंदिर के पास। किसके पास है? समिदेश्वर मंदिर के पास है। इस प्रकार से ये जल स्रोत हैं किसके? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर। कभी जाओ तो देख के आना। हाँ सर।
छाप लिया भाई? जल्दी से नोट कर लो इनको, फिर बाद में अपन अगले जो हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो महल हैं या फिर मंदिर हैं, जो दर्शनीय स्थल और भी बचे हुए हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखो मंदिर तो इतने हैं अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर कि सभी मंदिर को लिखना पॉसिबल ही नहीं है, सभी मंदिरों को देखना भी पॉसिबल नहीं है। अगर देखोगे तो एक दिन में सारे मंदिर देख ही नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? दूर दूर भी है और बड़े भी हैं, और किला भी बहुत बड़ा है। मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए कहावत भी कही जाती है, ठीक है ना, और कहावत बहुत प्रसिद्ध है ये। और किले के लिए कहा जाता है कि चित्तौड़ दुर्ग, मतलब ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल एक प्रेम कहानी है तो गढ़ चित्तौड़ एक शहर की कहानी है। ताजमहल एक प्रेम कहानी है तो गढ़ चित्तौड़ एक शहर की कहानी है। नहीं दिखते हैं अकबर के निशा आज कहीं पर भी, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के निशा आज हर चौराहे पे नजर आते हैं, ठीक है ना। तो मतलब चेतक सर्किल बने हुए हैं, महाराणा प्रताप के नाम से बहुत सारे स्मारक बने हुए हैं, अकबर के नाम से कोई एक भी चौराहे भी नहीं बना हुआ है। और किताबों में आज भी ये पढ़ाया जाता है कि अकबर महान है ना। महान कहाँ से है? महान होता तो कौन कोई प्रमाण होता है। बकवास भी नहीं है, लेकिन लड़े तो थे, ठीक है। छाप लिया? इसके बाद में आ जाओ भैया आप लोग चित्तौड़गढ़ दुर्ग का महल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो जितने भी महल हैं उन महल के बारे में बात करते हैं। सबसे बढ़िया जो महल है, सबसे पौराणिक, सबसे विस्तृत, उस महल का नाम है कुंभा महल। और अपन लोगों ने आज दिन तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर गए हैं तो सबसे ज़्यादा इसी को देखा है और किसी महल को नहीं देखा है ना। इसी महल को देखा ना, और दूसरे महल से अपने कोई लेना देना ही नहीं। कुंभा द्वारा निर्मित, कुंभा द्वारा निर्मित ये जो महल है, इसमें उदय सिंह का जन्म हुआ था। उदय सिंह का जन्म, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। उदय सिंह का जन्म हुआ था। कुंभा महल एक है पद्मनी महल, देखा है पद्मनी महल? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे है। पद्मनी महल के यहीं पर एक और दूसरा महल बना हुआ है, जिस महल का नाम है आपका घोराबादल महल। घोराबादल महल पद्मनी महल के पास। किसके पास है ये? पद्मनी महल के पास में ही बना हुआ महल है, ठीक है ना। बहुत अच्छा महल है घोराबादल महल। दो मतलब गुंबद नुमा आकृतियां बनी हुई है उस साइड में, दक्षिण दिशा की ओर। कौन सी दिशा की ओर? दक्षिण दिशा की ओर। और भी अगर देखें तो बहुत सारे छोटे मोटे महल तो बहुत सारे बना रखे हैं, ठीक है ना। अगर विशेष में देखें तो एक और देखो, ये एग्जाम में पूछा जाता है हिंगलू आहड़ा का महल। हिंगलू आहड़ा, आहड़ा का महल, ये उदय सिंह के काल में बना था। ये अपना मेवाड़ का एक सामंत था, लेकिन यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती तो फिर बाद में इसका यहाँ पर महल बना दिया जाता है, हिंगलू आहड़ा का महल, ठीक है ना। नाम कम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। एक है नौ कोठा मकान या नवलखा दुर्ग। नौ कोठा मकान भी कहते हैं इसको, या फिर इसको नवलखा भंडार भी कहते हैं। भंडार, इसका निर्माण किसने करवाया था? बनवीर के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? बनवीर के द्वारा।
एक चीज और लिख लो, विशेष है लाखोटा की बारी। ठीक है ना, पूर्वी दिशा में, ठीक है ना, कौन सी दिशा है? पूर्वी दिशा। और पूर्वी दिशा के अंतर्गत ये आपकी लाखोटा की बारी है। इस लाखोटा की बारी में आप लोग देखेंगे तो फतेह सिसोदिया जो है, उस फतेह सिसोदिया के मतलब पैर में गोली लगी थी, वो इस लाखोटा की बारी के यहीं से लगी थी। ठीक है ना, फतेह सिसोदिया, फतेह सिसोदिया के पैर पर गोली किसने मारी थी भाई? अकबर ने मारी थी। इससे अपन आ जा सकते हैं, आज की डेट में भी आ जा सकते हैं। ऐसा रास्ता है छोटा सा जिसमें अपन आ जा सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है ना, लेकिन वो चालू कम ही है, बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में कि इस रास्ते से भी जाया जा सकता है ना। नोट कर लो इसको। हाँ भाई, अब लिखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मंदिर, मंदिर को लिख लेते हैं। मंदिर है मंदिर, मंदिर कौन कौन से? देखो सबसे पहला जो मंदिर लिखते हैं अपन, कालिका माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर। देखो कालिका माता का जो मंदिर है उस मंदिर को कहा जाता है, ये मूलतः सूर्य मंदिर था। कौन सा मंदिर था? सूर्य मंदिर था। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि मतलब किंवदंतियां है कि इस पूरे किले को कालिका माता ने केवल एक रात में बना दिया था। ठीक है ना, और फिर बाद में जब मुर्गा बोला था, फिर रात दिन उगा था, ऐसी गांवों में कहावतें चलती, किंवदंतियां चलती है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये सूर्य मंदिर है, महामारू शैली में बना हुआ मंदिर है। ठीक है ना, और ये जो कालिका माता जो है, इसके लिए कहा जाता है कि ये मेवाड़ के शासकों की क्या है? आराध्य देवी। क्या है? आराध्य देवी। देखो कुल देवी तो बाण माता है, ये आराध्य देवी है। ठीक है ना, तो इसके लिए कहा जाता है मूलतः सूर्य मंदिर। और इसके लिए कहा जाता है कि ये मेवाड़ के शासकों की आराध्य देवी है। क्या है? आराध्य देवी। एक माता अपन ने और पढ़ी थी, लोक देवियों में भी पढ़ी थी उसको, है ना, जिसका नाम था तुलजा भवानी। क्या था? तुलजा भवानी। ये जो तुलजा भवानी है, इसके मंदिर का निर्माण तुलादान पद्धति के अनुसार या तुलादान पद्धति से जो धन आया था, उस धन से किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था। किसने करवाया था? बनवीर। दासी पुत्र बनवीर था जिसने इसका मंदिर का निर्माण करवाया। और ये देवी जो है तुलजा भवानी, ये तुलजा भवानी मूलतः शिवाजी की क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। राजस्थान में इस तुलजा भवानी का एकमात्र मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। अपन जब जाते हैं, रामपोल को पार करते हैं और टिकटगढ़ से पहले, है ना, बीच रास्ते में मेन रोड पे ही आता है एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा। ठीक है ना, इसके लिए कहा जाता है बनवीर द्वारा निर्मित, बनवीर द्वारा निर्मित। दूसरी बात इसके लिए की जाती है शिवाजी की कुल देवी, शिवाजी की कुल देवी। बनवीर ने
तुलादान धन से निर्माण करवाया। ठीक है। राजस्थान में एकमात्र, राजस्थान में एकमात्र, ये मंदिर जो है राजस्थान में क्या है, एकमात्र मंदिर है। हाँ भाई, छाप लिया। ठीक। इसके बाद में एक और मंदिर आता है, जिस मंदिर को आपने देखा होगा, शमिदेश्वर मंदिर, है ना। शमिदेश्वर के दूसरे जो नाम है, शमिदेश्वर महादेव के वो दूसरे नाम है यहाँ पर मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मोकल जी का मंदिर, शमिदेश्वर महादेव मंदिर या मोकल जी का मंदिर। शमिदेश्वर या मोकल जी मंदिर। ये मंदिर है कहाँ पर, तो गोकुंड के पास में है। किसके पास में है, गोकुंड के पास में बना हुआ है। ठीक है ना। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था, इसका निर्माण परमार राजा भोज द्वारा, किसके द्वारा, भोज द्वारा। कब करवाया था, 1011 ईस्वी से 1055 ईस्वी के मध्य। ठीक है ना। लेकिन इस मंदिर का जो पुनः निर्माण करवाया था, ठीक है ना, पुनः निर्माण महाराणा मोकल द्वारा 1428 में। ठीक है ना। पुनः निर्माण करवाया था महाराणा मोकल के द्वारा। और एक दूसरा नाम भी मिलता है इसका, त्रिभुवन नारायण। यहां पर त्रिमुखी मूर्ति है। क्या है, त्रिमुखी मूर्ति, 3 मुख हैं मूर्ति के। यहीं पर एक शिलालेख लिखा हुआ है, जिसका क्या नाम है, कुमारपाल का शिलालेख। कुमारपाल का शिलालेख लगा है। किसका शिलालेख लगा हुआ है, कुमारपाल का शिलालेख लगा हुआ है। हाँ भाई, छाप लिया। जल्दी, थोड़ी सी स्पीड रखो भाई। छोटा कर देता हूँ, थोड़ा आगे वाला मंदिर लिखवा देता हूँ। एक मंदिर है जिसका नाम है श्रृंगार चमरी। ठीक है ना। ये जो श्रृंगार चमरी है, ये मूलतः जैन मंदिर है, मूलतः जैन मंदिर। लेकिन इसका निर्माण जो है कुंभा, और कुंभा का भी क्या था, कुंभा का कोषाध्यक्ष कौन था, कोषाध्यक्ष, जिसका नाम था ब्लेग।
ब्लेका द्वारा। कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह करवाया था यहां पर, ठीक है ना, इसीलिए इसको चमरी चमरी नाम दे दिया, ठीक है ना। रमाबाई थी वो मतलब वीणा वादक थी बहुत अच्छी, इसीलिए उसको उपाधि दी थी कुंभा ने, वागेश्वरी की उपाधि, है ना। ऊपर वाला चाप लिया होगा रे। हाँ, इसमें आगे आ जाओ। और कुंभा की जो पुत्री थी ना रमाबाई का विवाह करवाया था इस मंदिर में, इसीलिए इसका नाम श्रृंगार चमरी रख दिया। बाकी ये था तो क्या, जैन मंदिर था। एक और मंदिर आता है इसी के साथ में जिसका नाम है सतबीस देवरी। देखो सतबीस देवरी का मतलब है 7 और 20, 27 देवरियां। और देवरियों का मतलब है छोटे छोटे से मंदिर बने हुए, कितने 27। और उन 27 मंदिरों में ये कुंभा के काल में बनाए गए थे 27 देवरी। जैन मंदिर है मूलतः, और इस मंदिर में सभी जैन तीर्थंकर जो जितने भी हैं उन सभी की क्या है, मूर्तियां लगी हुई है। अपन मीरा मंदिर से निकलकर बाहर आते हैं तो जस्ट सामने जो एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना, जो मतलब सफाई के मामले में बहुत अच्छा उदाहरण है। अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जितनी सफाई देखने को मिलेगी वो आपको सतबीस देवरी मंदिर में मिलेगी सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो सतबीस देवरी जो मंदिर है ये कुंभा द्वारा बनाया गया था। सत्ताईस छोटे छोटे मंदिर जिनमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां लगी हैं। एक छोटा सा मंदिर और आगे इधर आता है, वो थोड़ा साइड में रह जाता है। फतेह प्रकाश महल जो है अपन जाते हैं, ठीक है ना। महलों में अपन ने एक दो चीजें और नहीं लिखी थी। एक तो फतेह प्रकाश महल हो गया, है ना, जैसे एक रत्नेश्वर रतन पैलेस हो गया। तो ये जो छोटे छोटे महल थे उनके बारे में नहीं लिखा। फतेह प्रकाश महल आज सब जानते हैं। फतेह प्रकाश महल में आज अपने वहाँ पर क्या चल रहा है, म्यूजियम चल रहा है ना। कभी जाओ तो देख के आना, बहुत पुरानी चीजें देखने को मिलेगी। एक मंदिर आता है फतेह प्रकाश महल से आगे, बाण माता का जो मंदिर है, उस मंदिर के लिए कहा जाता है कि मेवाड़ के शासकों की कुल देवी, मेवाड़ के शासकों की कुल देवी कौन है, बाण माता है। और बाण माता के अन्य मंदिर जो है भाई, आप लोग अन्य मंदिर विशेष ध्यान रखना। एक तो है भाई आपका नागदा, उदयपुर में। दूसरा मंदिर कहां पर है और बाण माता का, है सलूमर में है राजसमंद में है। कहां पर है, राजसमंद में। मेन मंदिर जो है अपने चित्तौड़ में है। लेकिन नागदा को जब राजधानी बनाया जाता है तो वहां पर इस माता की मूर्ति की स्थापना कर दी ताकि कुल देवी की पूजा रोज की जा सके, है ना। ये जैसे जैसे राजधानियां बनती गई मेवाड़ की, आगे से आगे उस प्रकार से आगे क्या होती गई, माता के मंदिर स्थापित करते गए थे ये लोग।
इसके बाद में अगली एक और मंदिर आता है जिस मंदिर का नाम है सोमदेव मंदिर। ये भी अपने दुर्ग में ही बना हुआ है, इसकी कोई ज़्यादा विशेषता नहीं है। एक विशेषता है नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव, ऐसा कहा जाता है नीलकंठ महादेव के लिए कि जो भीम था ना, भीम महाभारत में जो भीम है पांडवों का भाई, वो जो भीम है वो मतलब इस नीलकंठ महादेव की जो मूर्ति है उसको मतलब अपनी भुजाओं में मतलब बांधे रखता था ये, ठीक है ना, दोनों भुजाओं में ऐसे मतलब बांध के रखता था उस मूर्ति को और फिर घूमता था, जो आज यहां पर है। ऐसी किंवदंतियां मिलती है इस नीलकंठ महादेव के लिए, ठीक है ना। एक मंदिर और रह गया भाई अपना मीरा मंदिर। मीरा मंदिर है कुंभश्याम मंदिर के पास में, तो दोनों मंदिर हो जाएंगे। कुंभश्याम मंदिर कहाँ पर है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और वो कहाँ पर है तो मीरा मंदिर के पास में, और मीरा मंदिर कहाँ है तो कुंभश्याम मंदिर के पास में, ठीक है ना। दोनों कहाँ है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है नहीं, और दोनों कहाँ पर तो अड़े बड़े, ठीक है, ये भी ठीक है, कुंभश्याम मंदिर के पास, मंदिर के पास। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? कुंभा द्वारा। कुंभा द्वारा करवाया क्या? कुंभा द्वारा नहीं करवाया गया होगा, सांगा के द्वारा करवाया गया। सांगा था ना, भोजराज का पिता तो सांगा था, है ना, तो निर्माण सांगा ने करवाया इसका, सांगा द्वारा। अपनी पुत्र वधू, पुत्र वधू का मतलब समझते हो भाई, पुत्र वधू के लिए बेटे की पत्नी, है ना। महाराणा सांगा जो थे, सांगा के पुत्र था भोजराज, और भोजराज की मृत्यु हो जाती है 1523 में, ठीक है ना। और पहले वो जो युद्ध लड़ता है 1516 में जो युद्ध होता है खातौली का युद्ध, खातौली के युद्ध के कारण क्या हो जाती है, वो घायल हो जाता है, 1523 में उसकी मृत्यु हो जाती। फिर उसके बाद में मतलब सांगा के बाद में जो विक्रमादित्य और ये थे, इन्होंने इनको मीराबाई को सताया था। इस मीरा मंदिर के जस्ट सामने इनके जो गुरु थे रेदास, रेदास की छतरी बनी हुई है 4 खंभों की। इसको पूछा गया भाई, बहुत बार पूछ रखा है इसको एग्जाम में, रेदास की छतरी कहां पर बनी हुई है? मीरा मंदिर के सामने रेदास की छतरी, चार खंभों की, ठीक है ना, ध्यान में रह जाएगी। हाँ भाई, छाप लिया, ठीक है। इसके बाद में देखो अलग अलग स्थल बने हुए हैं। जैसे अब अपने पास में 2 चीज़ें और बची है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। एक चीज़ तो देखो, एक तो मृगवन है, दूसरा अपने पास में जो बुर्ज है चित्तौड़ी बुर्ज, है ना। चित्तौड़ दुर्ग के उस साइड में अंतिम जो बुर्ज है चित्तौड़ी बुर्ज, इसीलिए तो चित्तौड़ के उस साइड में चित्तौड़ी गांव भी है। हाँ, चित्तौड़ी गांव है, तो चित्तौड़ी बुर्ज के आधार पर ही उस गांव का नाम रखा गया चित्तौड़ी गांव। दूसरी चीज आती है, एक है विजय स्तंभ, जिसी को कहते हैं कीर्ति स्तंभ। एक अलग आता है जिसका नाम है जैन कीर्ति स्तंभ, तो उसको पहले पढ़ेंगे जैन कीर्ति स्तंभ को। क्या नाम है? जैन कीर्ति स्तंभ।
जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ है यह, मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सबसे पहली बात तो देखो इस प्रकार से बना हुआ है। मंजिलें कितनी इसमें? 7। 7 मंजिल हो गए ना? हाँ, 7 मंजिला, ठीक है। और इसका निर्माण जो है, निर्माण करवाया था 1301 में, ठीक है ना। बगेरला के शासक जीजा द्वारा। किसके द्वारा? जीजा द्वारा। अपने गांव में मम्मी ने भी जीजा कहे और बड़ी बहन को भी जीजा कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं अपन, अलग अलग जगह अलग अलग है। ये जो समर्पित हैं ये आदिनाथ या फिर ऋषभ देव को समर्पित हैं। इसके जस्ट बाजू में एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना, जैन मंदिर। ये जो जैन मंदिर है 14वीं शताब्दी का है। कौन सी शताब्दी का? 14वीं शताब्दी का। यहां पर जैन मंदिर बना हुआ है वो 14वीं शताब्दी का है, ठीक है। मतलब इतने बड़े किले में इतने अच्छे मतलब अपने पास में तीर्थ स्थल हैं। उसके साथ में एक कविता लिखता है एक कवि, और कवि का नाम है श्याम नारायण पांडे। क्या नाम है? श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे कविता लिखता है और कविता में कहता है कि मुझे ना जाना गंगा सागर, ना जाना मुझको काशी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना काशी, तीर्थराज चित्तौड़ को देखने को रह गई अखियां मेरी प्यासी। ठीक है ना। तो उसने बहुत बड़ी कविता लिखी थी श्याम नारायण पांडे ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसको वीरों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर पग पग पर मंदिर है और जगह जगह पर दर्शनीय स्थल है। अब बचा है भाई अपना विजय स्तंभ। ठीक है ना। तो विजय स्तंभ की जो जानकारी है वो अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है ना। कल देखते हैं विजय स्तंभ। ठीक है, पूरा संपूर्ण जानकारी देखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय स्तंभ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।